नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बूढ़े पिता को विदेश ले जाकर बेटे बहू ने मरने के लिए पार्क में छोड़ दिया। उसके बाद पिता ने बहू बेटे का किया वो हाल। किशनपाल जी दुख में पत्थर बने हुए बैठे थे। घर का माहौल ऐसा शांत हो गया था जैसे अमावस्या की रात में खाली आसमान। दोपहर में पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्म करके वापस आए। तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस चले गए। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसा भी करना है। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिल सकती और अब वैसे भी जो होना था वह तो हो गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएगी। किशनपाल जी के बड़े बेटे की इन बातों ने सबको हैरान कर दिया। किशनपाल जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा सुमित और छोटा बेटा मोहित। मोहित ने तो पहले ही फोन करके आने की मना कर दी। जबकि बड़ा बेटा सुमित आया तो उसने ऐसी बात कही कि किशनपाल जी अंदर तक टूट चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए और घर पर केवल किशनपाल जी और उनका नौकर राजू ही रह गए। उदासी से घिरे किशनपाल जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। रमा, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद मैं इतना अकेला हो चुका हूं, ये शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, मेरी दुनिया और इस घर की सारी चीजें वीरान हो। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है ये, जहां बेटे के पास अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने तक का समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन ने अपने आप को समझा लिया। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते किशनपाल जी की आंखें फिर से भर आईं। जीवन से थके शरीर के बूढ़े और उदास आंखों को किशनपाल जी कांपते हाथों से साफ करने लगे और फिर अपने जीवन के पिछले सफर के बारे में सोचने लगे कि कितने खुश थे जब उनका बड़ा बेटा सुमित अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। सुमित ने इंजीनियरिंग की थी। उन्हें अमेरिका में थोड़ी सी और पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी मांगी कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वहां हमेशा के लिए रहने लगा। 2 साल बाद सुमित जब भारत आया तो शादी कर अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। सुमित को अमेरिका सेटल होने के साथ साथ ही उसके छोटे भाई मोहित को भी वहां जाने का शौक चढ़ा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपनी घर गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल किशनपाल जी और उनकी पत्नी रमा रह गई। वे किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे थे। आराम और सहारे की तलाश करते दोनों वृद्ध दंपति अब तक यह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। एक दिन रमा जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग ही नहीं सकी। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ा और वो सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी के चले जाने के बाद अब किशनपाल जी बिल्कुल अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुकी थी। हालांकि दोनों बेटों को
उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हमारा आना भी संभव नहीं हो पाएगा। आप मां का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बड़ा बेटा तो अपनी मां के चौथे तक आ गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन किशन पाल जी ने अपने बड़े बेटे को भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूं। तुम्हारी मां के बिना मेरा एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों की साथ की बहुत जरूरत है। रुआसी आवाज में किशन पाल जी बोले। सुमित ने कहा, पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहां नहीं मिलेगा। किशन पाल जी भी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशी रीति रिवाज के बंदी बन चुके हैं। अपने बेटे की दलीलें सुनकर किशन पाल जी के किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना कोई आग्रह किया, ना ही कोई जिद। उन्हें अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटे कभी फोन करते तो हालचाल पूछने के लिए रस्म निभाकर फोन रख देते। धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देना बंद हो गई। जबकि किशन पाल जी भी उन्हें फोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हो, बाद में बात करूंगा। अब किशन पाल जी हालात से समझौता करके मन मारकर जीने लगे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, किशन पाल जी उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे, तब अचानक उनका बेटा मोहित बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। बरसों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर किशन पाल जी का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया। सारे गीले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तो आ गया बेटा। किशन पाल जी ने भरी आंखों से अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मोहित बोला, पिताजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ रहना। और पिताजी, आप दुकान और मकान बेच दीजिए। अब यहाँ रखा ही क्या है। वर्मा जी, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें किशन पाल जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वो उन्हें सूचना देंगे। यह बात किशन पाल जी को सही लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर राजू के हवाले छोड़कर किशन पाल जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने चले गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मंसूबे उजागर हो गए। अब किशन पाल जी को अमेरिका में रहते 1 वर्ष होने को आया था, और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस आदमी ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया, अब वह आदमी अपने बच्चों के आदेश पर खाने बनाने और पानी पिलाने तक वो विवश था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया, और अमेरिका में आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा मोहित के दोनों बच्चों की देखभाल
उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना अब किशन पाल जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन जरूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से काम शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा और किशन पाल जी अब बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाओं ने भी असर दिखाना बंद कर दिया तो उन्हें मजबूर होकर मोहित डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने की सलाह दी, लेकिन अब मोहित और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर और खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। किशन पाल जी का कोई चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब मोहित ने अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया, ये सुविधा केवल उन्हीं प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद मोहित और उसकी पत्नी सख्ती में आ गई। अब तो दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने पर उन्हें एक पंथ 2 कागज की सुविधा मिलेगी। एक तो उनकी दोनों बच्चों को देखने के लिए नौकर का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा सरकार द्वारा मिलने वाले रुपये भी हमारे होंगे। अब मोहित और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे। उधर किशन पाल जी की बूढ़ी और अनुभवी आंखों ने भी अपनी बेटी और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर ना लगाई। वे समझ गए कि अब उनके बेटे बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका था। उन्हें समझने में देर ना लगी कि मोहित का अचानक से भारत लौटकर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनेपन का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की जरूरत थी और जब वह बीमार रहने लगे तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ बन गया। एक दिन उन्होंने मोहित से कहा, बेटा, मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे भारत बेचने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही मोहित गुस्से में आ गया और बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया है, जैसे हम चाहे जितना चाहे खर्च कर लें। हवाई जहाज का टिकट भी कम से कम 2 लाख का आएगा। कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किशन पाल जी स्वयं को जमीन में गंडे जैसी स्थिति में पा रहे थे। फिर मोहित की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे सुमित के घर ही भेज दो। कम से कम तुम पर तो ज्यादा भार तो नहीं पड़ेगा। इस पर मोहित अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाता हुआ बोला, मैंने बड़े भैया को फोन किया था, लेकिन भैया भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूं, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं। मोहित के मुंह से ऐसी अनहोनी बातें सुनकर किशन पाल जी अपना माथा पीटने लगे। वे समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? अब उनके पास स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था।
लेकिन किशन पाल जी बहू की आंखों में खटकते रहते थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नजर से देखती रहती। एक दिन बहू बड़े ही मान मनोहार के साथ बोली, बाबूजी, आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज हम बाहर घूमकर आते हैं, तो आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा कहकर वह उन्हें घुमाने के लिए पार्क में लेकर गई। बहू अचानक बोली, बाबूजी, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। किशन पाल जी ने हामी सिर हिलाया। इतना कहकर मोहित की पत्नी पार्क से बाहर निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे किशन पाल जी अकेले ही पार्क का एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर पास में पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करने लगी। बहू की रात देखते देखते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उनको आती ही नहीं थी, किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। जेब में केवल $5 पड़े थे। सोचा कि अपनी बेटी को फोन करे, लेकिन उनके पास अपनी बेटी का फोन नंबर भी नहीं था। कभी भूलकर भी उन्होंने ये बात नहीं सोची थी कि ये नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई, पार्क भी बंद होने का समय आया। अब तो किशन पाल जी को भी आशंका होने लगी थी कि वह यह संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, यह सोचकर किशन पाल जी फफक कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो जरूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। किशन पाल जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करती किशन पाल जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोई और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह सब दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर की कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी की नजर किशन पाल जी पर पड़ी, जो एक युवा भारतीय था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर किशन पाल जी और भी जोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया कि यह बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। उसने सबसे पहले उन्हें पेट भर के लंगर खिलाया और फिर उनसे उनकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। लेकिन किशन पाल जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी जी ने नियम अनुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन किया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद पुजारी ने किशन पाल जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। जब किशन पाल जी कुछ सहज हुए तो पुजारी ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे, तो किशन पाल जी ने उन्हें सब हालात बयान किए। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ऐसी घटनाएं तो यहाँ रोज ही होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है,
और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्ग की बीमारी का खर्चा पड़ने लगता है, वे उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी की बात सुनकर किशनपाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने के लिए सहमति जताई थी। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस ने पार्क के सीसीटीवी कैमरे से उसकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढकर निकाला। लेकिन अब किशनपाल जी ने उनके पास वापस आने से साफ इनकार कर दिया। वे भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुजारी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त वर्मा को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब वर्मा जी का फोन नहीं लगा, तो किशनपाल जी ने अपने नौकर राजू को फोन किया। राजू ने जैसे ही फोन उठाया तो किशनपाल जी का हालचाल पूछने लगे। आप कैसे हैं बाबूजी? तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? आपकी बहुत याद आती है। नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। उन्होंने उसे अपने हाल कह सुनाया और उसे वर्मा जी से मिलकर टिकट के पैसे का इंतजाम करने के लिए गुजारिश की। राजू किशनपाल जी की यह हालत जानकर स्तब्ध रह गया। सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आंच न आती थी, और आज इस हालत में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर है। वह याद करने लगा, बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उसके इलाज का सारा खर्च उठाया था, और जब मैंने पैसे वापस देने चाहे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। आज उसके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यही सोच राजू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए। और हफ्ते भर में किशनपाल जी वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचकर राजू से मिलकर बहुत रोई और उन्हें बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल काटना भी उनके लिए दूभर हो गया था। अगले दिन वर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि वर्मा जी तो 1 महीना पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उन्हें जानकर झटका सा लगा, मन की उदासी और गहरा गई। लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि राजू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। घर पहुंचकर राजू को अपने पास बैठाया और उससे पैसे के बारे में पूछने लगे, लेकिन राजू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया, और फिर किशनपाल जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबूजी, ये मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। राजू की बातें सुनकर किशनपाल जी ने गले लगा लिया। अपने अतीत में झांककर किशनपाल जी जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोचकर वे अपने मानसिक स्थिति से उभर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन में दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आ गया जब किशनपाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वे सोच के लिए उठने और चलने का भी लाचार हो गए।
लेकिन राजू ने उनके दिन रात सेवा की, बिना हिचकिचाहट कि उन्हें बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता। जब उसकी हालत ज्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत करा दी। उसे पंजीकृत भी करवा दिया। उन्होंने राजू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील रामनाथ के पास रखी है और उनके मरने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब किशन पाल जी इस दुनिया से चल बसे। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटे को फोन करके खबर दी। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर दी गई। उनके पहुंचते ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं किशन पाल अपने इस पुश्तैनी मकान को अपने नौकर राजू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल राजू का ही हक होगा। मेरे अकाउंट में ज्यादातर कुछ नहीं रखा है, केवल मेरे कमाई से बचाए गए 50,000 रुपए हैं, जिन्हें मैं राजू को देना चाहता हूँ। ये सब सुनते ही दोनों बेटों की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन उन्हें उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही राजू रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी रमा के गहनों को मैं अपने दोनों बेटे बहू को बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इससे अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे मृत शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल राजू को ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसके बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। जीवन में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ। इसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसा करता है जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और राजू में। मेरी अपनी औलाद को मैंने केवल जन्म दिया और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। इस काबिल बनाया था कि वह सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगी। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की भी आंखें भर आईं। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटे को कभी ना देखने पड़े। यह सब सुनने वाला हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी राजू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता अभी भी है जिसका केवल एक ही नाम है, इंसानियत। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।